हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस की आखिरी चाल, राशिद अल्वी ने दिया बयान, सेक्युलर दल मिलकर ममता बनर्जी को चुने अपना नेता। चुनाव के नतीजों से पहले मोदी पर मुखर बीजेपी, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा चुनाव में मोदी फैक्टर नहीं, मगर माना कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल जरूर। नतीजों से पहले बीजेपी मुलाकातों का दौर, दिल्ली में राजनाथ के घर संघ नेताओं की हुई बैठक, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में संघ की स्थिति मजबूत होने पर हुई चर्चा। एनडीए के पक्ष में बयान देने पर एआईएडीएमके के पूर्व सांसद मलयस्वामी पर कार्रवाई, पार्टी ने किया बर्खास्त, मलयस्वामी ने की थी नरेंद्र मोदी की तारीफ। और चुनावी नतीजों से पहले टीआरएस ने खोले पत्ते, बीजेपी से बनाई दूरी तो कांग्रेस को समर्थन देने की कही बात। नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। एक दशक से दिल्ली के तख्त पर काबिज कांग्रेस का सिंहासन इस बार डगमगाता नजर आ रहा है। देश भर के न्यूज चैनल्स अपने एग्जिट पोल में एनडीए के बहुमत की बात कर रहे हैं, जबकि देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए 3 अंक लाना सपने जैसा लग रहा है। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो जीत का ताज कांग्रेस के कर्णधार राहुल गांधी के सर सजेगा, मगर कांग्रेस किसी भी सूरत में हार गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मगर की डगर पर चल पड़ी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस का क्या होगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हमारी इस खास पेशकश में। न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल लगातार ये दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है उसके हिसाब से यूपीए कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या 2 डिजिट में समझ जाएगी यूपीए? ये बड़ा सवाल है। और एक दशक से दिल्ली के तख्त पर सवार कांग्रेस हैट्रिक लगाने से चूक रही है। इस बार कांग्रेस ने लोकतंत्र की लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ी। अगर कांग्रेस हारी तो सवाल उठना लाजमी है कि कांग्रेस का क्या होगा? राहुल नहीं तो फिर कौन? पेश है रिपोर्ट। हार के बाद कांग्रेस का क्या होगा? हार के बाद क्या टूट जाएगी पार्टी? क्या हार से पार्टी में बढ़ेगी दरार? जब 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तो मकसद था स्वराज और गुलाम देश को आजाद कराना। लेकिन बदलते वक्त के साथ कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गई। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी, जो 1964 तक नेहरू युग, बाद में इंदिरा गांधी युग में बदल गया। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी और अब राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की विरासत है। राहुल विरासत की राजनीति में कितने खरे उतरे इसका पता कल चल जाएगा, जब एग्जिट पोल्स में नेताओं का बल्कि राहुल का फैसला होगा। लेकिन अगर कांग्रेस हार गई तो फिर क्या होगा? क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी को पार्टी सौंप देंगी या राहुल के बजाय प्रियंका एक विकल्प हो सकती है? एक वजह यह भी हो सकती है कि राहुल गांधी के पास वो छवि नहीं है जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या फिर नेहरू परिवार के पास हुआ करती थी। पिछले 10 सालों में देश के सामने राहुल गांधी की कोई साख करिश्माई या चमत्कारी छवि नहीं उभर पाई है। तो क्या राहुल विरासत की राजनीति में पीछे हैं
अगर कांग्रेस की हार होती है तो पार्टी कौन संभालेगा, और संभालेगा तो उसका आधार क्या होगा? क्या आधार सिर्फ विरासत होगी या इससे इतर कुछ और हो सकता है? कांग्रेस पार्टी हार कर भी जीतने का मादा रखती है। दिल्ली विधानसभा में इसका साफ उदाहरण दिखा, जब कांग्रेस को मात्र 8 सीटें मिली, लेकिन साम दाम दंड भेद की नीति से केजरीवाल को समर्थन देकर विपक्ष बैठने की बजाय सत्ता का सुख भोगना ज्यादा पसंद किया। क्या इस बार भी कांग्रेस कुछ ऐसा ही करने वाली है? क्या वो सरकार बनाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति से सत्ता में बैठकर हैट्रिक लगाएगी, या हार कर 5 सालों तक वहीं बैठेगी जहां पिछले 10 सालों से बीजेपी बैठ रही है? ये भी सच है कि बिना किसी दरार के सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस पर राज करते हैं, लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है? क्यों ये राहुल के नेतृत्व में कोई पहली हार नहीं है? इससे पहले 2010 बिहार विधानसभा चुनाव, 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और पिछले साल 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। तो अब सवाल यही है कि राहुल के साथ कांग्रेस का क्या होगा? अभिषेक तिवारी, चैनल 1 न्यूज। बड़ा सवाल यही है कि क्या होगा कांग्रेस का। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा मौजूद हैं, वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी मौजूद हैं, राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे ग्रुप एडिटर राजीव रंजन नाग हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष लखनऊ से शिव प्रताप शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल मेरा दुष्यंत शर्मा जी से है। शर्मा जी, सर्वे और एग्जिट पोल में देश ने कांग्रेस को नकार दिया है, फिर किस मुंह से कांग्रेस सरकार बनाने की पहल चल रही है? क्योंकि रिजल्ट्स कल आने हैं और सर्वे जो आए हैं, सर्वे कभी पूर्णतः सत्य भी साबित नहीं हुए हैं। पिछले बार भी सर्वे जो आए थे उनके रिजल्ट्स भी आपके सामने रहे हैं, उससे पहले भी जो सर्वेज आए हैं उनके रिजल्ट्स भी सामने रहे हैं। तो अभी समय बाकी है, कल काउंटिंग होनी है, और जब काउंटिंग होनी है तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो हमारी पार्टी हो, अगर वो उस कवायद में लगी है, उस एक्सरसाइज में लगी है, तो इसमें बुरा क्या है? जी, जिस तरीके से बीजेपी एग्जिट पोल्स आने के बाद तैयारियों में लगी हुई है, मीटिंगों का दौर जारी है, लेकिन आपकी पार्टी में वो दिखाई नहीं दे रहा है, आपके उपाध्यक्ष नजर नहीं आ रहे हैं, क्यों? नहीं, वो पार्टी में बहुत सारे लीडर्स हैं, पार्टी में पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं। कल से ये बात उठी है कि वो भोज में नहीं थे, वो प्रधानमंत्री को जो समारोह था, जो बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों नहीं थे? तो वो किसी पार्टी के किसी कार्य से बाहर रहे होंगे या कहीं और किसी कार्य में लगे हुए होंगे। बड़ी बात है, बड़े लोग हैं, और पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी के बाद, अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण पद है, इसीलिए उन्हें बनाया गया था कि वो चूंकि बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे तो एक बड़ा पद होना चाहिए। और उसके बाद डिफेक्ट पार्टी की मनमोहन अध्यक्षा सिंह ने पिछले 10 साल में कम से कम 10 बार ये बात कही कि वो राहुल गांधी के लिए कुर्सी छोड़ने को तैयार है, राहुल गांधी के साथ काम करने को तैयार है। यूसुफ साहब, मैं आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में ये बात कही, लेकिन माननीय राहुल साहब जो हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, वो भी बार-बार विभिन्न विषयों पे उनके कार्यालय, उनके घर पे जाकर एडवाइस लेते रहे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई व्यस्तता रही होगी, और व्यस्तता में वो उधर, लेकिन इसमें के बाद विदा हो रहे हैं, उन्हें एक सम्मानजनक विदाई दी जानी है, और उस प्रोग्राम से राहुल गांधी बाहर रहते हैं। और बार-बार ये दर्शाता है कि जब जब देश में कोई गंभीर मोड़ आता है, गंभीर पड़ाव आता है, डिस्कशन होता है, वहां राहुल गांधी नहीं दिखते। लेकिन इस बार शनिवार को अनिच्छा से पार्टी के ये जो अनिच्छा से राजनीति के यूसुफ साहब जो कल जो पार्टी की कल ढंग से क्या बोलते हैं ये भी पता नहीं होता पार्टी को कोई दो बातें सामने निकल कर आप कह रहे हैं कि काम से बाहर होंगे, लेकिन आपके और पार्टी के नेता कह रहे हैं कि थक गए हैं, आराम करने गए हैं। कई बार संसद में देखिए सुनिए, मैं आपको मेरे पास मुझे जो मालूम है, मुझे 2 बातें मालूम है। मुझे ये मालूम है कि जाने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके गए हैं, और उनको इस संदर्भ में बातचीत भी करके गए। शनिवार को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं। दूसरा, जो बात हमारे यूसुफ साहब कह रहे हैं, पूर्व में भी माननीय प्रधानमंत्री जी से विभिन्न विषयों पे वो बातचीत करते रहे, वो उनके कार्यालय, उनके घर पे जाते रहे, उनसे विभिन्न विषयों पर सलाह मशवरा किया है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना भाव उनके प्रति प्रकट किया है, तो उनके प्रति सम्मान माननीय श्री राहुल गांधी जी उपाध्यक्ष जी ने भी पूरी तरह अपना विश्वास उनके प्रति व्यक्त किया है। पार्टी की अध्यक्षा मौजूद थी, पूरी कांग्रेस कमेटी मौजूद थी,
CWC के मेंबरान तमाम मौजूद थे, तमाम महासचिव मौजूद थे। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कुछ लोग, अगर मान लो कैबिनेट के 2-4 लोग या माननीय राहुल गांधी जी अगर कहीं बाहर रहे होंगे तो कुछ लोग नहीं है। राहुल गांधी इज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट इन द कांग्रेस, और एक लंबे समय के बाद कांग्रेस ने वाइस प्रेसिडेंट उन्हें बनाया। 12 जनरल सेक्रेटरी हैं, 12 में से 6 ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहुल गांधी को कल मौजूद रहना था। इससे पता चलता है कि गंभीर विषयों की तरफ राहुल गांधी का कितना कैजुअल एटीट्यूड है। इसकी गंभीरता को समझते हुए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि शनिवार को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर गए हैं और इस संदर्भ में कह दिया उन्होंने, ठीक है कल विदा हो जाएगा। मैं जो दुष्यंत जी जो कह रहे हैं ना, बार बार ऐसा क्यों होता है कि मनमोहन सिंह के प्रति राहुल गांधी एक असम्मानजनक तरीका अपनाते हैं। कैबिनेट, उनके मनमोहन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक होती है, वो एक फैसला लेते हैं और उसके दूसरे दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी वो कैबिनेट के फैसले को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। और अब जब उनको विदाई समारोह दिया जा रहा है तो उस फैसले से भी खुद को दूर रखते हैं। इतना ही नहीं, देश में गहमा गहमी चुनाव को है, कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, कांग्रेस का कैडर परेशान है कि भविष्य क्या होगा। राहुल गांधी गायब। मनोज जी इस बात का उस बात बताइए नहीं, मैं पहले उनके सवाल का जवाब दे दूं। मनमोहन सिंह जी को प्रशस्ति पत्र कल दिया गया है, इसमें सारे लोगों के, उस पर राहुल गांधी ने साइन किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल सही सवाल। मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है। आपके संज्ञान में क्या है फिर? चलिए आपके पास लौटेंगे हमारे साथ लखनऊ से बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष पार्टी लाइन के हिसाब से उनके सिग्नेचर्स रहे होंगे उस पे। जी शुक्ला जी, आप सुन रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा कि जो एग्जिट पोल सामने निकल कर आए हैं, आपको काफी बढ़त यहाँ पर मिली है, आपकी तो बल्ले बल्ले खुशियां मनाई जा रही हैं, जश्न की तैयारी की जा रही है। इधर कांग्रेस को 2 डिजिट्स में दिखाया जा रहा है। तो जिस तरीके से देखा जाए कि राहुल गांधी वहां पर मौजूद नहीं थे पार्टी में, तो क्या कहना है आपका? चलिए अभी शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनका दोबारा रुख करेंगे। यूसुफ जी, आपने सुना दुष्यंत जी की बातें, कुछ क्लियर आंसर ये दे नहीं रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए एक अहम पद पर विराजमान है, तो क्या पहले एहसास हो चुका है कांग्रेस पार्टी को कि हार हो रही है जिसके चलते ये सब हो रहा है, और पोस्टर में से सोनिया गांधी राहुल गांधी की फोटो भी हटा दी गई? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, पत्रकार होने के नाते मैं कांग्रेस को करीब पिछले 15 साल से 16 साल से मैं कवर कर रहा हूँ। उसके हिसाब में मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही हार मान चुकी थी। कांग्रेस ने मन बना लिया था कि अगली बार हमें सरकार नहीं बनानी है, जनता हमें बहुमत देगी तब भी शायद सरकार ना बनाए। इस तरह का एटीट्यूड कांग्रेसियों का था। चुनाव के बीच में आते आते इनको इल्हाम हुआ कि शायद एनडीए को बहुमत नहीं मिल रहा है या उनकी सरकार ना बन पाए, तो शायद अगर हम कोशिश करें तो हम किसी और की कोई सरकार बनवा सकते हैं। तो तब उन्होंने थोड़ा सा हाथ पैर मारने शुरू किए कि एक शर्मनाक हार से बच के हम सम्मानजनक हार की तरफ बढ़े। कांग्रेस की शुरू से ये कोशिश रही, लेकिन एक चीज कांग्रेस को समझनी चाहिए, खासकर कांग्रेस के उपाध्यक्ष जिनके हाथ में पार्टी की बागडोर है, क्योंकि सोनिया गांधी के बाद उन्हीं को अध्यक्ष बनना है और उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना है कांग्रेस में, ये तय है। तो उनको ये बात सोचनी चाहिए कि इस देश में कांग्रेस जैसी पार्टी का अचानक खत्म हो जाना इस देश के लिए खतरनाक है। जिन लोगों को राहुल गांधी से उम्मीदें हैं, NSUI का एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी मेंबरशिप है, यूथ कांग्रेस जो राहुल गांधी के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है, उन सबको राहुल गांधी से उम्मीद है। और राहुल गांधी का ये एटीट्यूड कि हमें सरकार ही नहीं बनानी है, अगली बार हमें विपक्ष में बैठना है, शुरू से कहना, तो ये देश माफ नहीं करेगा इन लोगों को। कांग्रेस जैसी पार्टी, अगर एनडीए की सरकार बनती है, कोई भी सरकार, बिना मजबूत विपक्ष के सरकार निरंकुश हो सकती है। उस सरकार निरंकुश ना रहे, ये जिम्मेदारी अपोजिशन पार्टी की होती है। जिस तरह लुंजपुंज विपक्ष देखने को मिला 2009 में, उसी तरह का लुंजपुंज विपक्ष और उससे ज्यादा लुंजपुंज विपक्ष अब देखने को मिलेगा अगर राहुल गांधी के लीडर राहुल गांधी कांग्रेस की नुमाइंदगी करते रहेंगे, क्योंकि संसद के अंदर जो उनका प्रेजेंस है बहुत कम है जी। अब चर्चा चल रही साहब उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाएगा, तो अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद एक सवाल तो पूछ नहीं सकते, किस मुद्दे पर बात करेंगे? ये तमाम तरह के रिकॉर्ड 10 साल के संसद की लाइब्रेरी में मौजूद है। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ला जी भी जुड़ गए। शुक्ला जी, यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से फेयरवेल पार्टी पीएम को दी गई और उस वक्त उपाध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और आए हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या है ओपिनियन आपका, पहली प्रतिक्रिया? नहीं, राहुल गांधी जी अगर नहीं मौजूद थे तो ये तो उनका अपना विषय है, उसमें हमको कुछ नहीं कहना है जी। लेकिन देश ये जरूर जानना चाहता कि आखिरकार किन परिस्थितियों में राहुल गांधी जी नहीं मौजूद थे। राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कह रहे थे कि हम पूरे कांग्रेस के इस समय नेतृत्व कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जब एक व्यक्ति को 10 साल तक प्रधानमंत्री जो इस देश का रहा है
पूरी पार्टी उसकी फेयरवेल कर रही है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को रहना चाहिए था, लेकिन वो विषय उनका है। अभी जो मैं बात सुन रहा था ये सही है कि पूरे 10 साल के अगर इनका देखा जाए कि संसद में क्या रहा, तो 2 बार को छोड़ करके पूरे संसद में राहुल गांधी जी अपने किसी बात को भी नहीं कहे। और पहली बात तो जिस बात जो उन्होंने शुरू किया था उस पर ये लग रहा था कि कोई लेमैन है जो बोल रहा है और उसको लोग सुन रहे हैं, कुछ हंस भी रहे थे, कुछ उनको बता भी रहे थे। तो आज पूरी तौर पर चाहे मीडिया के द्वारा चाहे जैसे भी जी राहुल गांधी जी को बचाव की स्थिति में कांग्रेस हमेशा रखती है जी। अभी जब ये चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो ओपिनियन पोल आया, उस ओपिनियन पोल के बाद ये कहा गया कि यह संयुक्त जिम्मेदारी सभी की बनती है। हमें इसमें कोई वो नहीं है, सभी पार्टियों की संयुक्त जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी नेता जो होता है वह ओन करता है कि हमसे गलती हुई है या हमारे नेतृत्व में जब चले हैं तो हम अपने नेतृत्व को स्वीकार है। लेकिन यहाँ तो हमेशा बचाव की स्थिति होती है। आपकी पार्टी में अभी रिजल्ट भी नहीं आया है और रूठने मनाने का सिलसिला लगातार जारी है, तो ऐसे में कैसे सरकार बनाएंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ रूठने मनाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। हम लोग आपस में बैठ करके राय मशविरा कर रहे हैं कि आगे की हम अपनी भूमिका को कैसे निभाएंगे। इसमें रूठना तो किसी का वो नहीं है जी। अब माननीय अडवाणी जी सबसे बड़े नेता है, स्वाभाविक है कि उनसे जाकर के राय मशविरा करेंगे। सुषमा स्वराज जी नेता विपक्ष थी, उनसे जाकर के राय मशविरा करेंगे जी। और आज हमारे प्रधानमंत्री पद के सिलसिला जारी है जी। अभी तक नहीं, किसी को मनाने का सिलसिला जारी, सबसे राय मशविरा करने का सिलसिला जारी है। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई रूठा है, कोई ये किया है। आज तो सभी लोग उत्साह में है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो ऐसी स्थिति में न तो कोई रूठा है न तो किसी को मनाना है। अब सब लोग आपस में मिल करके एनडीए के नेतृत्व में सरकार चलाने की भूमिका अदा करेंगे, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। आपको आते हैं मनोज वर्मा, कांग्रेस का ये हश्र क्यों ऐसा हुआ? देखिए, अगर हम सर्वे की ही बात करते हैं, अगर सर्वे के आधार और पूरी चुनावी उसको देखा जाए, जो भी चुनाव हुए 9 चरणों के, उसमें देखा जाए तो मैं 3-4 कारण इसके मानता हूं। एक तो कमजोर नेतृत्व कांग्रेस का, मुद्दा विहीन पार्टी। अगर मान लीजिए यूपीए सरकार की उपलब्धियां भी थी, उसे जनता तक पहुंचाने में कांग्रेस का नेतृत्व विफल रहा। सरकार अपनी बात तक सही से नहीं पहुंचाई पाई। मुद्दा विहीन कैसे पार्टी? दूसरा धन उगाही का मुद्दा है। नहीं, मुद्दे दूसरे थे। महंगाई का मुद्दा था कि यूपीए सरकार ने देश की जनता को महंगाई दी, भ्रष्टाचार दिया, कुशासन दिया। उसके काउंटर में कांग्रेस पार्टी अपनी उपलब्धियां देश के सामने नहीं गिना पाई, उसमें विफल रही। कमजोर नेतृत्व की अगर मैं बात करता हूं, यह उसका एक उदाहरण है कि प्रधानमंत्री को विदाई समारोह कांग्रेस अध्यक्ष दे रही हैं और कांग्रेस का उपाध्यक्ष, जिसके ऊपर चुनाव की पूरी कमान थी, वो अचानक रहस्यमय ढंग से गायब हो गया दिल्ली से। यह कमजोर नेतृत्व का एक उदाहरण है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, एनडीए को बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा वो विषय अलग है। नीति स्पष्ट, नेता स्पष्ट, और उसका फायदा मुझे लगता है कि एनडीए ने एक बढ़त, साइकोलॉजिकल बढ़त कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व पर बनाई। दुष्यंत शर्मा, कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी ऐसा आप कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं, ये सपने देखने में बुराई नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट तो राहुल गांधी है, लेकिन वो देश में कहाँ शपथ लेंगे? वो आ जाएंगे शपथ लेने के लिए? देखिए, मैं आपसे जो चर्चा आप लोग कर रहे हैं, उस चर्चा में जो हमारे मनोज वर्मा साहब कह रहे थे, जो आप लोग जो मैं कह रहा था कि राहुल गांधी शपथ लेने के लिए कब आएंगे, कहां से आएंगे, के बारे में भी कह रहे थे। देखिए, एग्जिट पोल्स पहले भी आए हैं और पहले भी आप लोगों को मालूम होगा उनके रिजल्ट्स क्या हैं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी सुनिए, बात को सुन लीजिए नाग साहब, जब मेरी बात को भी सुन लीजिए, मैं आप ही का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। दूसरा, जो बात आप पार्टी के लिए ये कह रहे हैं कि पार्टी के प्रेसिडेंट या पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कहाँ शपथ लेंगे, जहाँ जगह है वो वहीं शपथ लेंगे। लेकिन आप एक काम कीजिए, थोड़ा कल तक का इंतजार कीजिए, और इतना जो तैयारी हो गई आपकी पार्टी में उन पार्टीज की कर रहे हैं, तो वो भी ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी में तैयारी हो गई सरकार बनाने की। देखिए, इस बार का जो चुनाव है ना, थोड़ा डिफरेंट टाइप का इलेक्शन है। कुछ बातें आप मानिए, इस बार के चुनाव में पहले चुनाव के मुकाबले मैंने भी जो नोट किया है, उसमें जो वोटर है वो बिल्कुल चुप रहा है, उसने अपनी बात पूरी तरह जाहिर नहीं की। तीसरा, एक और बात, ये अति उत्साहित हैं पार्टीज, जो एनडीए वाली पार्टीज हैं, जो जिनकी बात कर रहे हैं आप, वो अति उत्साहित है। मुझे नहीं लगता
कि वो जितना उन्होंने इस तरह का उन्हें माहौल देश में उन्हें बना निराशा दिया, हाथ लगेगी और उतना- कांग्रेस पार्टी उतना गवर्नमेंट वो सब बनाने ले जा रही है, पाएंगे। आप कह रहे हैं। हमसे कुछ भूल रही होंगी, हमसे कुछ गलतियां रही थोड़ा होंगी, याद करिए। जो प्राइम मिनिस्टर ने माना भी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि महंगाई अंतर्राष्ट्रीय फेनोमेना है, लेकिन फिर भी हमें कंट्रोल करने में उनसे चूक हुई है। उन्होंने रोजगार को भी माना था कि हम रोजगार उतने नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही, जो बात जब दुनिया के देश, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही थी, तब हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह मजबूती से खड़ी हुई थी। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल। हम विकास के प्रतीक हमारी पार्टी, लेकिन अभी तक अगर आपने हमको अभी तक मौका नहीं, वो तो मिलेगा ठीक है, तो हम जो मैंने जो सवाल जनता का पूछा जनादेश आपसे, होगा जो उसी सवाल मैंडेट के पूछा कि according हम आपकी सरकार पार्टी फॉर्म सत्ता में करेंगे। आ रही है, लेकिन राहुल गांधी देश से बाहर है, पता नहीं कहाँ है, वो आपकी पार्टी को भी नहीं पता है। यूसुफ अंसारी, कांग्रेस की बात अगर हम थोड़ी देर छोड़ भी दें, तो परिणाम आने से पहले बीजेपी में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कौन मंत्री बनेगा, कौन किनारे लगाए जाएंगे, ये उत्साह को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जितना उत्साह बीजेपी में है, उस उत्साह पे तो अब बीजेपी के जो समर्थक लोग हैं उनको भी हैरानी होने लगी है, भाई इतनी जल्दबाजी क्यों। लोग तो ये कह रहे हैं भाई कहीं ऐसा ना हो कि 15 तारीख की रात को ही नरेंद्र मोदी पहुंच जाए वहां पर राष्ट्रपति भवन के बीच, मुझे शपथ दिला दो, नतीजे तो कल आ ही रहे हैं। अब फिर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर इस तरह के कमेंट आने लगे हैं कि इलेक्शन कमीशन विचार कर रहा है कि हम काउंटिंग करें कि ना करें। तो ये उत्साह इससे पहले मेरे ख्याल में कभी देखा नहीं गया। या तो ऐसा लगता है कि अति उत्साह है, और या फिर यह है कि कॉन्फिडेंस है। अभी क्या है ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एग्जिट पोल में तो सरकार बन गई है, 4 में भी बन रही थी, 9 में भी बन रही थी, 14 में भी बन गई है। अब एग्जिट पोल के एग्जिट नतीजे जो आएंगे, बाकी तो दारोमदार उस पर होगा। लेकिन एक चीज हैरानी की है राजीव जी, दूसरी हैरानी की बात यह है कि जहां बीजेपी में अति उत्साह है, अपने चरम पर है, वहां कांग्रेस का उत्साह एकदम रसातल में, कोई उत्साह ही नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी है कि क्या होगा कांग्रेस का।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी हमेशा से विरासत की राह पर चलकर राजनीति करती आई है। यही वजह है कि पार्टी के प्रमुख पदों पर गांधी परिवार विराजमान है। पार्टी जब अच्छा करती है तो श्रेय गांधी परिवार को जाता है और खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार पूरी पार्टी हो जाती है। सवाल यह है कि जीते तो हम, हारे तो आप, ये कैसा इंसाफ है? जीते तो राहुल, हारे तो राहुल क्यों नहीं? हारी तो कांग्रेस, जीते तो राहुल गांधी। जीत का सेहरा राहुल को, हार का सेहरा पार्टी को क्यों? कहते हैं कि कांटे फूल की सुरक्षा करते हैं, लेकिन जब कांटों में दम न हो तो फूलों की रक्षा और फूलों की सुरक्षा कौन करेगा, ये चिंता का विषय हो जाता है। ये राजनीति है, हार और जीत दोनों नसीब होती है, लेकिन जीते तो हम और हारे तो आप, ये कैसा इंसाफ है? पिछला लोकसभा चुनाव सबको याद होगा, जब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जब कांग्रेस ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। जीत का सेहरा राहुल के सिर बांधने में पार्टी ने तनिक भी देरी नहीं की। उनकी शान में कांग्रेसियों ने कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया था। तब नमो नमो नहीं था, तब कांग्रेसी घर बाहर, कार्यालय, मीडिया के सामने सभी जगह युवराज युवराज की माला जपते थे। लेकिन ये जाप ज्यादा दिनों तक नहीं चली। थोड़े दिनों के बाद राहुल का जाप अपवाद में तब्दील हो गया। जब पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली तो राहुल को पीछे कर दिया गया और हार की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी, उसके सभी नेता और कार्यकर्ताओं पे मढ़ दी गई। सवाल यह कि अगर कप्तान को जीत का श्रेय दिया जा सकता है तो फिर हार का ठीकरा उसके सिर पर क्यों नहीं फोड़ा जाता? शायद कांग्रेस में सच को स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं है। चापलूसी कांग्रेस खेमे की हर स्तर पर मौजूद है। कांग्रेस पार्टी में कर्म करो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। क्योंकि केजरीवाल से करारी हार के बाद शीला को राज्यपाल बना दिया गया, तो सुशील कुमार शिंदे को राज्यपाल के बाद गृह मंत्री बना के कांग्रेस ने तोहफा भेंट किया था। कोई भी हो, सोनिया और राहुल के खिलाफ जाकर सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। जिसने बोला उसका राजनीतिक जीवन खत्म। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो सच सामने आ जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बद नहीं, बदनाम ज्यादा थे। बदनाम करने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस के महारथी ही थे। राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से अध्यादेश को फाड़ देने की राय रखते हैं। राहुल की आलोचना तक नहीं होती। एग्जिट पोल के नतीजे के साथ एक बार फिर कांग्रेस में हार का ठीकरा फोड़ने के लिए माथा ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राहुल हार के जिम्मेदार नहीं होंगे तो कौन होगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले कार्यकाल में जीत नसीब होती है और दूसरे कार्यकाल में हार की सुगबुगाहट तेज हो जाती है? राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की हार होती है तो सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि पार्टी ने वही किया जो राहुल ने कहा। पुलिस से मिलने राहुल गए थे, रिक्शे वालों से मिलने राहुल गए थे, घोषणा पत्र पे राहुल का राज था, टिकट बंटवारे पर भी राहुल का एक छत्र राज था। राहुल जो कहते हैं पार्टी वही बोलती है, तो राहुल हार के जिम्मेदार क्यों नहीं? अभिषेक तिवारी, चैनल 1 न्यूज। चर्चा हमारी जारी है कि क्या होगा कांग्रेस का। दुष्यंत जी, लास्ट ईयर सितंबर में राहुल गांधी ने जिम्मेदारियां तय की थी और बकायदा 44 जो सचिव हैं उनको रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया था और वो रिपोर्ट कार्ड की कॉपी अभी मेरे पास है इस वक्त और ये आप देख भी रहे हैं। तो क्या अगर कांग्रेस पार्टी की किरकिरी होती है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है, तो क्या ऐसा रिपोर्ट कार्ड राहुल गांधी से भरवाया जाएगा? देखिए, लोकतंत्र में हार जीत तो लगी रहती है। हार जीत का कोई विशेष महत्व लोकतंत्र में नहीं होता। जनता जिसको मैंडेट देती है वो सराखों पे होता है और उसी के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करती हैं। जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो ये टीम अप्रोच है, सभी की जिम्मेदारी बनती है, एक टीम की जिम्मेदारी बनती है, पूरे दल की जिम्मेदारी बनती है। AICC मेंबर से लेके एक आम कार्यकर्ता तक और लीडर्स तक सभी की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जैसे आप कभी एक बात, ये हर पार्टी में होता है। जैसे कि आज आप देखिए ना, मोदी जी को देखिए, अगर उनकी पार्टी में आप पूछें तो पार्टी में कहीं ऊपर सारी
सबसे ऊपर वही हैं, उनसे उनके नीचे पार्टी है, यानी पार्टी से भी ऊंचा कद उनका है। हमारी पार्टी में अगर कोई जिम्मेदारी किसी की बनती है तो सारी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। जो पार्टी के मुखिया होते हैं वो आम स्वभावतः वो जिम्मेदारी लिया करते हैं। नहीं, मेरा सवाल यह है, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि मैंने पूछा कि अगर आपकी पार्टी हारती है, अगर किरकिरी होती है, तो राहुल गांधी से क्या जवाब लिया जाएगा? क्या ये रिपोर्ट कार्ड भरवाया जाएगा? क्यों जवाब लिया जाएगा? वो तो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से जवाब लिया जाएगा, सभी की जवाबदेही है। लेकिन परिवार में जो बड़ा होता है, मैंने आपको आंसर दिया है इसका, सारी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की, समस्त लीडर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो परिवार का मुखिया होता है, बड़ा होता है, स्वाभाविक उसकी जिम्मेदारी बनती है। जी शिव प्रसाद शुक्ला जी, आप हमें सुन रहे हैं? अभी दुष्यंत जी कह रहे थे। नहीं, अभी मैं आपको आ रहा हूं। मोदी जी का नाम मैंने अभी सवाल नहीं पूछा। ये शिव प्रसाद शुक्ला जी, लाल कृष्ण आडवाणी से अभी तक किसी ने राय नहीं ली है। वो उम्मीद पाले बैठे हैं कि नेता उनके पास जाएंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे, क्योंकि वो आपकी पार्टी के मार्गदर्शक हैं। एक दूसरा सवाल कि उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाने की बात की जा रही है। इसके दो कारण हैं। अगर अध्यक्ष बना दिए गए तो एक सम्मानित पोस्ट है वो, लेकिन वो 8 महीने तो बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि हाउस 3 दफा चलता है, कई दफा 4 दफा चलता है। अब कुल मिलाकर के हाउस चलने का जो मियाद है वो 3.5 महीने का है, तो वो 8 महीने क्या करेंगे? देखिए, लालकृष्ण आडवाणी जी से राय नहीं ली जा रही है, यह बात नहीं है जी। कल से कोई नहीं गया उनके पास, आपकी जानकारी के लिए। श्री नितिन गडकरी जी भी, ये दोनों लोग जाकर के उनसे मिल चुके हैं, और मिलने के बाद स्वाभाविक है कि राय मशविरा किया होगा। अब चैनल पर हम नहीं इस बात को कह सकते हैं कि उनसे क्या हुआ है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये दोनों लोग जाकर के उनसे मिल चुके हैं। श्री अरुण जेटली जाकर के उनसे मिल चुके हैं, और मिलने के बाद वो लोग आपस में तय करेंगे। आज मैं इस बात को कैसे कहूं कि उनको लोकसभा का अध्यक्ष दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? जी बिल्कुल। आज हम भी समाचार पत्रों में इस बात को पढ़ते हैं कि वो जो चाहेंगे उनको मिलेगा। अगर समाचार पत्र यह लिखता है और दूसरी जगह यह लिखा जाता है कि उनसे कोई राय नहीं आडवाणी चाह रहे हैं, दोनों में बहुत तो फर्क की स्थिति हो जाती है। आडवाणी स्पीकर बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिना आडवाणी जी की या डॉक्टर जोशी जी की, इन लोगों की राय के कोई नहीं चलेगा। स्वाभाविक है इनसे भी राय ली जाएगी, और इनकी राय के अनुसार पूरी पार्टी को चलाने का प्रयास पहले भी हुआ, आज भी होगा। ये शुक्ला जी, अभी पे आप आते हैं। ये यूसुफ अंसारी जी, जैसा शुक्ला जी कह रहे हैं कि पार्टी में आडवाणी जी की काफी अच्छी और अहम भूमिका है, और जो चाहेंगे वो मिलेगा। मुझे लगता नहीं है कि लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा अध्यक्ष बनने का कोई प्रस्ताव दिया होगा। नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी को प्रस्ताव दिया है, ये बात तो बीजेपी के कई सूत्र बताते हैं। और राजीव, मुझे लगता है इसके पीछे एक सोची समझी चुप रखने की साजिश है, बिल्कुल साजिश है। क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे कि राजनीति, उनकी जो सरकार चलेगी, जो मोदी सरकार, इस बार जो वोट मांगा है बीजेपी ने वो मोदी सरकार के नाम पे मांगा है, तो मोदी सरकार नहीं चाहेगी कि उनके कामकाज में किसी और आदमी का दखल हो। कौन उनके लिहाजा एक ऐसा पद दे दिया जाए जो बोलने की गुंजाइश बहुत कम होती है। आडवाणी के अलावा कोई और नहीं है जो उनके दखल दे सके। तो उनकी भूमिका, अगर वो एनडीए का उन्हें चेयरमैन बनाते हैं, तो एनडीए का चेयरमैन बनाने का मतलब होगा कि वो सुप्रीम पावर हो जाएंगे और उनको खुलकर बोलने की आजादी मिल जाएगी, और फिर वो सही गलत बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो ये मार्गदर्शन चूंकि नहीं लेना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, और आडवाणी जी को किनारे लगाना चाहते हैं, एक तरफ फेंकना चाहते हैं, तो इसलिए एक सेफ रास्ता निकाला गया है कि उनको स्पीकर बना दो। नाम स्पीकर का रहेगा, खामोश रहेंगे, और पार्टी की जो रूटीन गतिविधियां होती है उनसे तो एकदम दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। मनोज वर्मा, बीजेपी बार बार कहती रही है कि संघ सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह और 11 दिनों में राजनाथ सिंह ने आज 3 घंटे तक बातचीत की उनके नेताओं से। गडकरी अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन मोदी गए, डॉक्टर जोशी गए। क्या लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है संघ का पूरे फैसले में? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई हैरानी की बात इसमें है। संघ का जनसंघ जब से बना तब से लेकर भाजपा तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और जनसंघ के नेताओं संघ नेतृत्व से सलाह मशवरा करते रहे हैं। चाहे बाला साहब देवरस हो, चाहे रज्जू भैया रहे हो, चाहे सुदर्शन जी रहे हो, या अब मोहन भागवत रहे हो, पूरा एक वैचारिक संघ परिवार है जिसमें आत्मचिंतन होता है।
और उसके अनुसार एक खाका खींचा जाता है कि भविष्य में सरकार कैसी बनेगी, संगठन कैसा चलेगा। और अगर संघ के लोग, संघ के, इसमें छुपी बात भी नहीं है कि संघ के प्रचारक भाजपा में काम करते हैं, ये कहां संघ ने छुपाया या कहां बीजेपी ने इससे इनकार किया। जो भाजपा के संगठन महामंत्री है रामलाल, वो संघ के प्रचारक हैं। तो ये तो छुपी बात नहीं है इसमें कोई भी, मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है इस बात में। जी बिल्कुल। ये शिव प्रसाद शुक्ला जी, दिल्ली में जश्न जैसी स्थिति है। दूसरी बात कि आरएसएस तय कर रहा है कि कौन मंत्री बनेगा। ये सीधा एक, लेकिन दिल्ली में जश्न जैसी स्थिति ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में जश्न जैसी स्थिति है जी। जहां तक आरएसएस की बात है कि ये स्वाभाविक है कि हम सभी लोग आरएसएस के एक स्वयंसेवक हैं जी। स्वयंसेवक से नाते, वैचारिक संगठन होने के नाते हम राम सब करते हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है इसमें। लेकिन संघ तय करेगा कि मंत्री कौन होगा, ये उनको अधिकार नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग भी ऐसा करने का उनको अधिकार नहीं रहे हैं, विधायक भी रहे, ऐसा करने का उनको अधिकार नहीं है। ऐसे कभी स्थिति नहीं आई। बिल्कुल ऐसा हस्तक्षेप मुझे नहीं लगता कि इस तरह का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, राय मसविरा एक स्वयंसेवक होने के नाते हमको लेनी चाहिए और हम लेंगे, आज भी लेंगे, कल भी लेंगे, क्योंकि वैचारिक संगठन होने के नाते हम उससे दूर नहीं हो सकते। नहीं शुक्ला जी, अगर बहुत बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया तो फिर आप उनका खबरदार कर देंगे संघ वालों को। नहीं, देखिए, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप की बात नहीं है, आज से नहीं, उन्हें खबरदार करना चाहेंगे। खबरदार हुआ आज के बाद अगर आपने इंटरफेयर किया तो। और बीजेपी की भी स्थिति को जानते हैं। इस नाते ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कामों में हस्तक्षेप संघ करता है। एक निश्चित स्थिति तक संघ जो है वो अपनी राय दे देता है और उसके बाद करना ना करना यह आपका काम है। नहीं, आप तो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप उनको खबरदार कर सकते हैं कि आज के बाद से यदि इंटरफेयर किया तो बड़ा बुरा हो जाएगा। नहीं, हम खबरदार तो किसी को करने नहीं कर पाएंगे। ये नहीं है, न तो वो खबरदार करते हैं न हम खबरदार करेंगे। जी। आपस में आपसी वार्ता की स्थिति में जब होती है तो खबरदार करने की कोई बात नहीं होती है। अच्छा, ये एक पावर सेंटर वहां बन गया है जो प्रत्येक सप्ताह आपको बताएंगे क्या करना है सप्ताह में। ऐसा भी मुझे नहीं लगता कि कोई पावर सेंटर जो प्रत्येक सप्ताह बताए। और वास्तव में देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि बनी है जी, वह उनके विकास के कार्यों के नाते बनी। सरकार बनने के पहले 2 बार माथा टेक के आ गए जी। ये जो ओपिनियन पोल आ रहा है, हमने जब से श्री नरेंद्र मोदी जी को घोषित किया है कि हमारे जो है प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे, हर जगह बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों की एक साथ हो, बल्कि नरेंद्र मोदी की साख बढ़ी है। और इस बढ़ी हुई साख को हम इनकार थोड़े कर सकते हैं कि एक व्यक्ति नेता के रूप में उभरा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जितना नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरी देश की जनता बोलने लगी हो। जब पूरे देश की जनता बोल रही है, उसके प्रति विश्वास कर रही है, तो हम जनता के विश्वास को कैसे तोड़ सकते? शुक्ला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो 4 लोगों की कोर कमेटी बनी है पार्टी में, उसमें सुषमा स्वराज को नहीं लिया आपने। देखिए, सुषमा जी को एक अपना महत्वपूर्ण काम था, उनको जाना मैंने कहा कि 4 मेंबर कोर कमेटी में उनको शामिल नहीं किया। पर बात करके सुषमा जी संघ परिवार से नहीं आते, राजीव जी, ये बात नहीं होनी चाहिए जी। ये नितिन गडकरी जी भी गए तो परिवार से नहीं आती। तमाम बड़े नेता संघ परिवार के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। पेपर में जरूर इस बात को छप गया कि हमको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दो। शुक्ला जी आपको यह बात कहां से आ गई? बिल्कुल ये यूसुफ, कल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम सरकार बनाने की संभावनाएं टटोल रहे हैं। कौन सा पार्टी उनके आसपास जाती हुई दिखती है? देखिए राजीव जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है, आईने की तरह साफ है। मैं आपको लिख के दे दूं, किसी पार्टी ने अभी तक कोई हिंट नहीं किया। अगर हम केसीआर की बात करें, कांग्रेस अगर खुदा ना खास्ता कांग्रेस अगर 150 सीट भी पा जाएगी तो इस बार कांग्रेस खुद सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगी। ये आप लिख के रख लीजिए मुझसे। दूसरी पोजीशन ये हो सकती है कि अगर एनडीए सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं आता है, अगर नहीं आता है, अभी तो चूंकि एग्जिट पोल के नतीजे हैं और शुक्ला जी बैठे हुए हैं, बता रहे साहब बहुत दूर है और हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो दावे हैं, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट नतीजों का इंतजार करना होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती है और उस पोजीशन में एनडीए नहीं पहुंचता है, तो कांग्रेस की कोशिश होगी कि कोई बाकी एक ऐसी सरकार बन जाए जिसे कांग्रेस बाहर से समर्थन दे दे। उसमें वो ममता बनर्जी, आज अलवी ने कहा कि ममता को आप सपोर्ट करिए जी। ये तो कांग्रेस की ये कोशिश। दुष्यंत शर्मा, करप्शन, महंगाई पे यदि आपकी पार्टी और सरकार काबू पा ली होती तो यह असर नहीं होता?
महंगाई के बारे में तो महंगाई तो अंतर्राष्ट्रीय फेनोमेना है, और वो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लोग इस बात को समझे भी हैं जी। थोड़ा जो गठबंधन की सरकार होती है उनका स्वरूप भी ऐसा होता है। हमसे जो भूल हुई है, हमसे ये भी भूल हुई है कि हम अपनी उपलब्धियों को जनता तक पूरी तरह पहुंचा नहीं पाए हैं। डीएमके के नेता ललकार रहे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर को। फिर भी अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो जो काम कांग्रेस ने करके दिखाए हैं, जो विकास के मार्ग उन्होंने प्रशस्त किए हैं, जो हमने जो प्रधानमंत्री जी ने दूसरे कार्यक्रम दिए हैं, जो आरटीआई हमने दिया है, मनरेगा हमने दिया है, फूड सिक्योरिटी बिल हमने दिया है, हमने करप्शन के अगेंस्ट हमने राहुल जी तब तक आपने कार्रवाई नहीं की जब तक सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया, सरकार ने नहीं दिया। मनोज वर्मा, लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमने राष्ट्र के सामने उसकी माफी भी मांगी है। जी बिल्कुल। मनोज वर्मा, एक चीज समझ में नहीं आती है बात, वो ये कि 128 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जनता का नब्ज पहचानने से कैसे विफल हो गई? अब आज भी कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। देखिए राजीव जी, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा कांग्रेस के लोग किस आधार पर कह रहे हैं साहब हम सरकार बनाएंगे। हाँ। और जहां तक अगर आप देखें, कांग्रेस दरअसल जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ना चाह रही है। ये इस चुनाव में दुर्गति कांग्रेस की नहीं है। अगर 90 के बाद आप देखें, लगातार कांग्रेस नीचे ही गई है। जो कांग्रेस पार्टी 300, 350, 400 तक सीटें इस देश में जीती, वो 200 के आसपास आके सिमट गई। 206, 180, 125, ये मैक्सिमम कांग्रेस का हाल हो गया। इस बार एग्जिट पोल आ रहे हैं, बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, एनडीए को बहुमत मिलेगा, नहीं मिलेगा, 3 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं इस पे। लेकिन देश में एग्जिट पोल एक भी ऐसा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी को 125 सीटें या 100 से ज्यादा सीटें देने को तैयार हो। इसका मतलब ये हुआ कांग्रेस इस चुनाव में अपनी ऐतिहासिक हार दर्ज करवाएगी। और मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 100 से नीचे जाए। मुझे खतरा दूसरा है राजीव जी, जब जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में गई है या कांग्रेस चुनाव हारी है, कांग्रेस टूटी है। एनडीए की सरकार 98 में बनी, ममता बनर्जी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस लेके अलग, शरद पवार ने अपनी पार्टी बना ली अलग, एनसीपी। जब जब कांग्रेस विपक्ष में आई है तो कांग्रेस टूटी है। मुझे लगता है कि इस बार अगर 100 से नीचे कांग्रेस जाएगी तो यह गांधी परिवार के लिए भी एक चुनौती होगी कि कांग्रेस जो गांधी परिवार के लोगों के हाथ हिला ला के अब तक वोट लेती थी, वो किस आधार पर वोट लेगी। जो एक बात अभी सामूहिक नेतृत्व वाली बात कांग्रेस के नेता करते हैं, ये कांग्रेस के नेता वो सामूहिक नेतृत्व है जो छत्रप बैठे रहते हैं अपने राज्यों में और इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कभी सोनिया जी जाएंगी, हाथ हिलाएंगी, वोट लाएंगी, हम सरकार बनाएंगे। कभी राहुल गांधी जाएंगे, हाथ हिलाएंगे, हम वोट लाएंगे, हम सरकार में मंत्री बनेंगे। कभी प्रियंका जी जाएंगी, हाथ हिलाएंगी, वोट लाएंगी, हम सरकार में बैठेंगे। तो कांग्रेस के सामूहिक नेतृत्व का यह चिंतन है, पूरा गांधी परिवार पर निर्भर रहो और राज्यों में कांग्रेस इसी आधार पर कमजोर होती चली गई। बिल्कुल। दुष्यंत शर्मा, जो मनोज वर्मा जो बातें कर रहे हैं, आप कब तक टूटने की उम्मीद कर रहे हैं अपनी पार्टी को? वो मनोज वर्मा जी का अपना विचार है। मनोज वर्मा जी अपने विचार दे सकते हैं कि नहीं, पार्टी पूरी तरह रेफरेंस दिया, पार्टी मजबूती से अपनी जगह खड़ी है। हाँ। और हमारा जो 16 तारीख का हमको भी पार्टी खड़ी रहेगी, लेकिन उसके नेता भी खड़ जाएंगे और हम उसमें कोई पीछे नहीं है। हम अच्छा प्रदर्शन उसमें करेंगे। वी आर गोइंग टू फॉर्म द यूपीए 3rd। कई दफा आपको ऐसा कहते हुए आश्चर्य नहीं होता कि आप कैसे? बिल्कुल आश्चर्य। जब आप लोग जो सारी बातें कह सकते हैं तो हम तो प्रोग्रेसिव पार्टी हैं। हमने देश के लिए काम किया और अगर बाय द वे हमसे वो गलती हुई, हमने वो भी स्वीकार की है। जो बड़ा होता है, परिवार में बड़ा होता है, उसे अपनी गलती मानने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो जब आप लोग कह सकते हैं तो हम लोग अपने जो हमने किया है उसे क्यों नहीं कह सकते हैं? कांग्रेस पार्टी देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं। जिस परिवार की आपका मंत्री इतने आजाद हो गए थे कि कुछ भी करने को तैयार थे। वो 2G आदर्श देखिए, उसमें जो आप बात कर रहे हैं वो एक तो वो विषय नहीं है। मैंने बताया विषय में बात करनी है तो उसके लिए आप अलग से टॉपिक हो गए थे। दूसरा ऐसा है गठबंधन का ये दोष भी है इसलिए। जी दुष्यंत जी, सवाल मेरा ये है कि आपकी पार्टी काफी पुरानी पार्टी है, तो क्या पार्टी को ये एहसास हो गया था इस बार कि हमारी पार्टी खत्म होने की कगार पर है और इस बार किरकिरी होने वाली है, इसीलिए इतनी मेहनत नहीं की गई? और अब जबकि चुनावी नतीजे आने वाले हैं, उसके बाद उपाध्यक्ष जी गायब हैं, यहाँ पर कोई भी रणनीति नहीं बन रही है, तो क्या पहले ही एहसास हो गया था कि अब जो होना है वो हो गया, अब तो हमारी पार्टी खत्म होने की कगार पर? एहसास जी, तो आप ये अपने शब्द वापस लीजिए कि पार्टी खत्म होने के कगार पे है जी। और अगर आप वापस ना भी लें तो भी हमको कोई ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि
हमारी पार्टी खत्म होने वाली है ही नहीं। 130 साल पुरानी पार्टी है। मैं जमात आपसे 2 दिन बाद भी बात कर लूंगा, मैं फिर यहीं इसी चैनल पे आऊंगा। दूसरा एक और चीज, आप एक बात क्यों नहीं मान लेते हैं, अभी तो ये तय ही नहीं है कि हार जीत किसकी है, लेकिन लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो भी कोई बीजेपी की गवर्नमेंट देश में बनने नहीं जा रही है। जो भी सरकार हो, सबसे पहले तो हम ही सरकार बनाएंगे, और अगर उसके बाद कोई सरकार बनेगी तो वो भी गठबंधन की ही सरकार बनेगी। बीजेपी की कोई सरकार देश में बनने नहीं जा रही है। इसलिए एक और बात, अगर बाय द वे वो लोग गुमराह करने में देश को कामयाब हुए तो बड़ा भारी दुर्भाग्य है। यूसुफ अंसारी, सामुदायिक लोग अगर देश को बांटना चाहते हैं तो देश पीछे जाएगा, फिर वहीं जाएगा जो जब एक बार यूसुफ अंसारी वहीं देश पहुंचेगा। सर्वे एग्जिट पोल को कांग्रेस पार्टी नहीं मान रही है, उसके फाइंडिंग को, उसके निष्कर्ष को। कांग्रेस पार्टी किस मुंह से सरकार बनाने की बात कर रही है? क्योंकि जो कुछ हुआ 10 सालों में, इतनी तबाही देखने को मिली, जो कलंकित हुई कांग्रेस पार्टी और सरकार, उसका जवाब उनके पास नहीं है। उसका हर्ष ये हो रहा है कि सरकार की विदाई इस स्थिति में हो रही है। मैं अपना विरोध दर्ज कराऊंगा नाग साहब। एक तो ये शब्द जो आप ले रहे हैं कलंकित, शब्द को आप वापस लीजिए। ये शब्द जो शोभाजनक नहीं है, सम्माननीय शब्द नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे देश कलंकित हो या समाज कलंकित हो या पार्टी कलंकित हो। सरकार पार्टी ने हमसे कुछ गलतियां रही होंगी, भूल हुई होगी, लेकिन हमने देश को कलंकित नहीं किया, हमने पार्टी को कलंकित नहीं होने दिया। दूसरा, आप जो लोग ये बैठे जिस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं और जो देश में माहौल बना रहे हैं, जिन 1.25 लाख आदमियों, 1.25 करोड़ आदमियों की इन्होंने यूसुफ अंसारी से पूछा, जो सामुदायिकता के प्रतीक है, जो देश और समाज को बांटना चाहते हैं, ये सवाल जी जो आपने बात कही कि साहब किस आधार पे, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस का एक अपना असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट, और कांग्रेस के एक बड़े नेता से कल बात हो रही थी। उन्होंने ये बताया कि हमें लगता है कि एनडीए कुल मिलाकर के 200 क्रॉस नहीं करेगा। ये कांग्रेस की खुशफहमी हो सकती है, कांग्रेस का ये अंडर एस्टिमेशन हो सकता है एनडीए को लेकर के, लेकिन कांग्रेस एक संभावना ये तलाश रही है कि अगर किसी वजह से, क्योंकि जैसे पहले बात आई थी कि अगर एनडीए को 10, 12, 15, 20 सीटें कम पड़ेंगी तो नरेंद्र मोदी के लिए वो 10, 12, 15 सीटें जुटाना 250 सीटें लाने से ज़्यादा पसीने छूट जाएंगे। उन्होंने 435 रैलियां की हैं, 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र किया है, लेकिन वो 15-20 सीटें जुटाने में उनका पसीने छूट जाएंगे। उस पोजीशन में कांग्रेस ये प्लान बी बनाया है कि हम किसी और को आगे करके एक सरकार बनवा दें। मनोज वर्मा, जो बातें यूसुफ अंसारी कह रहे हैं, कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के लिए पद के लिए इसलिए नहीं प्रस्तावित किया क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि जो स्थिति होगी उसमें इनका ब्रांड खत्म हो जाएगा। दुष्यंत जी, आप पहले बोलेंगे? नहीं, बोल चुके हैं। मैं इसका जवाब इसलिए दूंगा क्योंकि पहले मनोज जी को तो बोलने दीजिए। मनोज जी बोलिए। हाँ, बहुत कम। हाँ। बिल्कुल राजीव जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। देखिए, गांधी परिवार जो है या कांग्रेस पार्टी है, कभी भी गांधी परिवार के सदस्यों को दांव पर नहीं लगाता है। अगर चुनाव ये जीतते तो होता राहुल गांधी को श्रेय। अब कांग्रेस पार्टी हारेगी तो आप देखेंगे, अभी पहले चाको साहब का बयान आ चुका कि मनमोहन सिंह सही से काम नहीं करा और भ्रष्टाचार वगैरह पर नहीं निपट पाए इसलिए हार गए। तो अभी 1-आध महीने बाद बयान आएंगे कि मनमोहन सरकार ने साहब महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, भ्रष्टाचार पे मनमोहन जी ने काम नहीं करा, इसलिए हम हार गए। तो कोई राहुल गांधी को उसमें हार का दोष नहीं देगा। ये एक सवाल, ये शिव प्रकाश शुक्ला जी, आपकी सरकार बनती है 2004 तक आपकी गवर्नमेंट थी, इसके पहले 10 साल पहले, तो आपकी सरकार का चरित्र भी कांग्रेसों की तरह हो गया था। इस बार भी ऐसे ऊंच पाले बैठे हैं आप? देखिए, पिछली बार भी जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी जी, बहुत संक्षेप में नहीं, तो उस समय भी स्थिति ये थी, हमारी कोलिशन की गवर्नमेंट थी, लेकिन उस कुछ सबके बावजूद भी कांग्रेसी संस्कार था वो आपने अडॉप्ट कर लिया था। प्रधानमंत्री के तौर पर जो अटल बिहारी वाजपेयी ने विकास का काम किया जी, जो उन्होंने परमाणु परीक्षण का काम किया, उससे यह देश पूरी तौर पर गौरवान्वित हुआ। बिल्कुल समय नहीं है शुक्ला जी। नहीं, जैसे दुष्यंत जी बार बार कह रहे थे ना कि एक इतिहास रहा है कांग्रेस का, मैं ये जरूर राजीव जी निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि अगर हम विचार करें
कांग्रेस एक मंच था, पार्टी तब भी नहीं थी जब 125 साल पहले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समय नहीं। मंच पर विभिन्न लोग आपसे और सब लोग देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। बिल्कुल, आपसे गांधी परिवार के और बातें करें, जो अभी गांधी परिवार ने ये किया, गांधी परिवार ने ऐसा कुछ नहीं किया। निश्चित तौर पे बिल्कुल एक अपना व्यक्तित्व था जो शुक्ला जी बिल्कुल गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे, शुक्ला जी बिल्कुल सरदार समय पटेल नहीं जुड़े हुए थे। है। निश्चित तौर पे इस लंबी बहस हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस 128 साल पुरानी पार्टी है और उसके बारे में लंबी बहस की जा सकती है। कांग्रेस सच को झुटलाने और अतीत की घटनाओं से सबक न लेने के लिए जानी जाती है। तमाम चुनावी सर्वेक्षणों और एग्जिट पोल के नतीजों से बेखबर कांग्रेस यूपीए 3 की संभावनाएं तलाश रही है, लेकिन 128 साल पुरानी बूढ़ी बीमार पार्टी की समस्या यह है कि वह बदलाव के बयार को समझने को तैयार नहीं है। देखने वाली बात यह होगी कि कलंकित हुई कांग्रेस के साथ कौन से दल उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बड़ा सवाल यही बरकरार है अभी तक, क्योंकि कल रिजल्ट आएगा कि क्या होगा कांग्रेस का। इसी के साथ न्यूज लाइन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1। नमस्कार।